तो आज का ये वीडियो देखने के बाद दोबारा आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हम जो है आपका उत्तर नाम का जो चैप्टर है उस चैप्टर के वेरी शॉर्ट, यानी जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हो, अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर, कुछ लोग बोलते हैं उत्तर, ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे यानी उनको पढ़ने वाले हैं। और ये जो प्रश्न है ये 1 नंबर वाले प्रश्न है। जिस पेपर में आप बहुत वेरी शॉर्ट प्रश्न देता है ना कि आप आओ वेरी शॉर्ट प्रश्न सॉल्व करो, उसको लिखो और 1 नंबर ले जाओ, तो 1 नंबर वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जो ऐसे 10 प्रश्न है जो आपको बहुत ही मजेदार होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहूंगा यार स्किप मत करना। देखो ये जो प्रश्न है ना, इस प्रश्न को सॉल्व करने से, इस प्रश्न को पढ़ने से 2 फायदे होंगे। पहला फायदा तो ये होगा, जो पेपर में आएगा, जो परीक्षा में आएगा, उससे आप निर्भय हो जाओगे। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है, ये टॉपिक से प्रश्न आएगा, इस ऐसा प्रश्न आएगा तो हम लिख कर चले आ जाएंगे, पेपर हम सॉल्व करके चले आ जाएंगे। पहला तो फायदा ये होगा। दूसरा जो आपको फायदा होगा वो फायदा ये होगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जब शुरुआत में जब पढ़ते हैं ना तो सब कुछ समझ में आता है, सब कुछ याद रहता है, बाद में सब भूल जाते हैं, यानी पढ़ना और ना पढ़ना सब एक बराबर कर देते हैं, समझ ही नहीं आता। तो इस तरह से प्रश्नों को बताया गया है, पढ़ाया जाएगा, यानी सॉल्व करेंगे कि आपका एक तरह से रिवीजन भी हो जाए। मैं डायरेक्ट नहीं करूंगा चलो बताओ कि टिश्यूज क्या होता है, स्नायु ऊतक क्या होता है, ये क्या वो क्या होता है, बताता हुआ भी चलूंगा ताकि एक बार आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, ये प्रश्न 1, उत्तक की परिभाषा क्या है। यानी यदि आपको उत्तक की परिभाषा लिखने के लिए दी जाए, जो सिर्फ मात्र आपको 15 से 20 शब्द में या 10 से 15 शब्द में लिखने के लिए दिया जाए, तो क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे सामान्य कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह को उत्तक कहते हैं। ये परिभाषा लिख देंगे कम शब्दों में कि सामान्य कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को हम उत्तक कहते हैं या उत्तक कहलाता है। अब सवाल होता है उत्तक क्या होता है। देखो जो हमारे पूरा शरीर है, जैसे आंख है, नाक है, ओठ है, पीठ है, लीवर है, फेफड़ा है, किडनी है, चमड़ी है, खून है, बाल है, हड्डी है, मांस है, जो कुछ भी है सब किससे बना है? कोशिकाओं से बना हुआ है। तो छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो जब बहुत ज्यादा कोशिकाएं मिलती है ना, तो उन कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं? हम उत्तक बोलते हैं। जैसे कैसा होता है कि एक घर होता है, तो उस घर में कई सारे लोग होते हैं, जब कई सारा परिवार मिलता है तो एक घर बनता है, और जब कई सारे घर मिलते हैं तो आपका एक मोहल्ला बनता है। डायरेक्ट गांव नहीं बनता, पहले एक मोहल्ला बनता है, फिर मोहल्ले से गांव बनता है, गांव से तहसील होता है, कई सारे मिला होता है ना। ठीक उसी प्रकार ऐसा है। तो छोटे छोटे क्या एक कोशिकाएं होती है, उन कोशिकाओं के समूह को ही हम क्या बोलते हैं? हम उत्तक बोलते हैं। उन्हीं से हमारा सारा अंग बना, उन्हीं से हमारा हड्डी बना, उन्हीं से हमारा चमड़ी बना, उन्हीं से हमारा खून बना, उन्हीं से हमारा जो है नाखून बना, उन्हीं से हमारा बाल बना, उन्हीं से हमारा पाँव बना, उन्हीं से हमारा पीठ बना, सब कुछ उन्हीं से बना हुआ है। चाहे हम इंसान हो, चाहे गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, कुत्ता हो, बिलार हो, सियार हो, इंसान हो, चाहे गाय, चाहे जो पेड़ पौधे हो गए, सब कोशिका से ही बने हुए हैं। कोशिका से उत्तक बना, उत्तक से अंग बना, अंग से आपका शरीर बना। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। प्रश्न 2, हमारे ना इसको प्रश्न बोलते हैं, प्रश्न ही होता है लेकिन प्रश्न बोलते हैं कुछ लोग। ठीक है, मानव शरीर का सबसे कठोर उत्तक कौन सा है? देखिए उत्तकों में कई सारे उत्तक होते हैं, कुछ लचीले होते हैं, कुछ नरम होते हैं। सबसे कठोर उत्तक कौन होता है? तो हड्डी सबसे कठोर उत्तक होता है। जो हड्डी भी होता है ना, वो भी क्या कठोर उत्तक होता है। जो हड्डी होता है ना, वो भी कोशिकाओं से मिलता है, हड्डी भी कोशिका से बना, और जब कई सारी कोशिकाएं मिलती हैं एक तरह के, तो एक उत्तक बनता है। तो जो हड्डी भी है ना, वो भी कोशिका, यानी हड्डी भी है एक तरीके से उत्तक है। तो हड्डी सबसे कठोर उत्तक है, चाहे दांत की हड्डी हो, चाहे पीठ की हड्डी हो, चाहे पाँव की हड्डी हो, चाहे कपार की हड्डी हो। ठीक है, वो सबसे कठोर उत्तक है। प्रश्न 3, पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? यानी देखो दोस्तों, जो आपका जो पौधों में जो जल होता है, जैसे मान लीजिए या आपका कोई एक पेड़ ले लीजिए, अब इसकी जड़ें होंगी, ये क्या कर, जितना भी पेड़ पौधा होता है वो अपने जड़ों से खनिज लवण और पानी लेता है। तो पानी पूरे पेड़ की पत्तियों तक, फलों तक, उसके हर डाल तक कैसे पहुंचता है? तो उसको जाइलम पहुंचाता है। जाइलम जो होता है ना, हर पेड़ की जड़ों में पाया जाता है। चाहे कोई एक घास हो, चाहे गेहूं का पौधा हो, चाहे धान का पौधा हो, चाहे बरगद का पेड़ हो, चाहे महुए का पेड़ हो, चाहे किसी भी चीज का पेड़ हो, हर छोटे से बड़ा, फिर छोटे से लेकर बड़े पेड़ तक, हर पेड़ में उनकी क्या जड़ें होती है ना, हमारे इसको बोलते हैं सोर होता है, जड़ें होती है ना। तो उन जड़ों से क्या करता है? खनिज लवण और जल लेता है। तो वो जल कैसे ले पाता है? क्योंकि उसमें जाइलम होता है, जो इस तरह से ट्यूब नली के रूप में होता है, ऐसा ट्यूब नली के रूप में होता है, ऐसा ट्यूब नली का होता है। इसी के माध्यम से क्या जल उल जाता है, पूरे पेड़ पौधों पत्तियों को मिलता है, जिससे वो क्या होता है? अपना पानी का आवश्यकता को पूरी करते हैं। तो प्रश्न क्या है? पौधे में जल का परिवहन कौन करता है? तो जाइलम करता है, जो पेड़ पौधों के क्या होता है? जड़ों में पाया जाता है। अब घास होगा तो उसमें भी पाया जाएगा, बरगद का पेड़ होगा उसमें भी पाया जाएगा, तरकुल का पेड़ होगा तो उसमें भी पाया जाएगा, सब में पाया जाएगा। इस बात को याद रखना। प्रश्न 4,
उपकला उत्तक क्या है, इसका मुख्य कार्य क्या है। अब उपकला उत्तक क्या होता है, देखिए उपकला उत्तक जो होता है ये शरीर की सतह की सुरक्षा करता है। जैसे आपकी चमड़ी हो गई, तो चमड़ी कहीं ना कहीं उपकला उत्तक के अंतर्गत ही आता है। तो चमड़ी क्या करता है, बाहरी चीजों से सुरक्षा देता है, जैसे तापमान हो गया, अन्य चीजें हो गए या जो चीजें हो गए उससे सुरक्षा देता है। यदि चमड़ी हटा तो अंदर का मांस एकदम सब उभर जाएगा, कैसा लगेगा। तो बात समझ रहे हो? जैसे देखो हमारा जो शरीर है, जब कभी कभी क्या होता है, खरोच वरोच लग गया तो हाथ में थोड़ा बहुत कहीं छिला जाता है, उसके बाद देखो मांस दिखने लगता है, उसमें मक्खी आके बैठेगी तो और दर्द होगा। कभी नमक वमक लग गया तो भवाएगा खूब, यानी खूब जलन खूब होता है। तो चमड़ी क्या करती है, एक तरह से सुरक्षा देने का काम करती है। तो उपकला उत्तक से क्या ही चमड़ी बनती है, ठीक है। और भी कुछ बनता है, देखो हम बाद में जानेंगे, ठीक है। तो उपकला उत्तक क्या करता है, शरीर को बाहरी ओर से सुरक्षा देता है, तापमान से, अन्य चीजों से एक तरह से सुरक्षा देने का काम करता है। चलिए देखिए प्रश्न 5 क्या है, रक्त किस प्रकार का उत्तक है। यानी जो आपका रक्त है ना वो भी कोशिका से बनता है, वो भी उत्तक से बनता है। जैसे कोशिका ये एक कोशिका है और बहुत सारे जो कोशिका मिलेंगे तो उत्तक हो जाएगा। जैसे एक आदमी है वो काम करेगा, कई सारे आदमियों का समूह हो जाए तो हम कह सकते हैं सारे परिवार कर दे। जैसे एक आदमी है उसके अन्य भी भाई बहन होंगे तो उनका परिवार हो गया, ठीक है। तो जो आपका खून होता है, जो रक्त होता है ना वो भी कोशिका से बनता है, वो भी एक उत्तक से ही बनता है। उत्तक यानी कई सारे कोशिकाओं का समूह। तो सवाल होता है जो खून होता है किस उत्तक से बनता है, तो जो रक्त होता है संयोजी उत्तक से बनता है। संयोजी नाम का एक उत्तक होता है, उसी से आपका खून बनता है। इस बात को याद रखिए, बस इतना याद रखिएगा। अगला आता है पौधे। पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है। अब देखिए आपको मालूम है कि जितने भी पेड़ पौधे होते हैं एक जगह जहाँ पर लगा दिए, जो घास ओस होते हैं, जो पेड़ पौधे एक जगह लगा दिए उधर ही रह जाएंगे, वहां से टस से मस नहीं होते। अब बताओ उनको भोजन कैसे मिलता होगा। तो भोजन ऐसा तो है कि गाय भैंस किसी खेत में गए, चर के चले आ गए, तो जहां रह गए वहीं पर रह गए। तो ये क्या करते हैं, अपने जड़ों से क्या करते हैं, वो क्या करते हैं जल लेते हैं और खनिज लवण लेते हैं, ठीक है, लेते हैं, ठीक है। ये तो मिट रहा है, एक सेकेंड। वो क्या करते हैं, अपनी जड़ों से क्या करते हैं, अपनी जड़ों से क्या करते हैं, वो खनिज लवण और पानी विशेष कर लेते हैं। और जो पत्तियां होता है उस पत्तियों में क्लोरोफिल होता है। वो क्लोरोफिल क्या करता है, जो जैसे सूर्य निकलेगा उससे क्या करेगा, प्रकाश लेगा, जो प्रकाश पत्तियों पड़ता है ना, और जड़ों से पानी लेगा, फिर अपने आसपास के वातावरण में क्या लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। यानी जो पेड़ पौधा होगा वो क्या करेगा, वो सूर्य का पर इस पर तो पता ही नहीं चल रहा है, वो क्या करेगा, जैसे अब मान लिया पत्ती है, इस पत्ती के अंदर क्लोरोफिल होता है ऐसा ऐसा, ठीक है। अब जैसे सूर्य की रोशनी आएगी क्या होगा, जितना भी पेड़ पौधों की पत्तियां होंगी सूर्य की रोशनी लेंगी, अपने आसपास के जो वातावरण रहेगा, अपने आसपास के वातावरण से, यहाँ से आसपास का वातावरण, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड होगा जो हम इंसान छोड़ते हैं, वह कार्बन डाइऑक्साइड भी लेगा, जड़ों से पानी लेगा, जड़ों से पानी लेगा, इन सबको मिक्स करके ग्लूकोज बनाएगा। अब जब ग्लूकोज बनेगा तो उसको देख नहीं सकते, मतलब जैसे ग्लूकोज बनेगा हम उसको सीधा देख नहीं सकते। मान लीजिए धूप हो रहा है, हम किसी पेड़ के पास चले गए तो हमको ये तो मालूम है कि धूप है, तो वो पेड़ क्या कर रहा है, ग्लूकोज बना रहा है, लेकिन हम उसको बनते हुए नहीं देख सकते ना। वो मालूम है कि धूप हो रहा है, धूप हुआ है, तो जितने भी पेड़ पौधे जितने भी घास होंगे वो सब बना रहे हैं, लेकिन हम उसको ऐसा महसूस नहीं कर सकते कि वो सूर्य की रोशनी देखो ऐसा ले रहा है, फिर उस पर बजा रहा है, फिर पानी जड़ों से आ रहा है, हम ऐसा देख नहीं सकते। 3D एनिमेशन होता है ना एक तरह से, ऐसा हम देख नहीं सकते, ठीक है। तो जब जब धूप होगा, जब सूर्य निकलेगा तो क्या करते हैं, पेड़ पौधे क्या करते हैं, ग्लूकोज लेते हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं, सूर्य की उपस्थिति से धूप लेंगे, जड़ों से पानी लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और सबको मिक्स माक्स करके ये क्या करेंगे, अपना ग्लूकोज यानी भोजन बनाए। अब भोजन जो बनाते हैं वो ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं, ठीक है। उससे शरीर, उससे क्या होता है, पेड़ पौधों का विकास हुआ, पेड़ पौधे लंबा मोटा चौड़ा उनको जैसा होना रहता है वो सारे पेड़ पौधे आराम से होते हैं। तो ये कैसा होता है, प्रश्न क्या आपका, पौधों में भोजन परिवहन कौन करता है। तो जो भोजन बनता है वो भोजन को हर पेड़ की डाल तक, हर पेड़ के अंग तक, हर पेड़ के भाग तक पहुंचाने का काम करो। पत्तियां तो भोजन बना दी, लेकिन उसके पेड़ की जो जड़ें हैं, पेड़ का जो वो भाग होता है ना, जो तना हो गया, वहां तक कैसे पहुंचेगा, उसकी डालियों तक कैसे पहुंचेगा, पहुंचाने का काम कौन करता है, पहुंचाने का काम करता है फ्लोएम। फ्लोएम क्या होता है, पत्ती में पाया जाता है, जो उनके भोजन को पहुंचाने का काम करता है कि ले भाई तू भी ले ले, तू भी ले ले, तू भी ले, पहुंचाने का काम करता है। तो फ्लोएम क्या करता है, भोजन का परिवहन करता है। पेड़ पौधे में भोजन का परिवहन फ्लोएम करता है, इस बात को याद, जो कि पत्ती में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या है 7, न्यूरॉन किस प्रकार का उत्तक है। न्यूरॉन मतलब जैसे आपका तंत्रिका तंत्र होता है ना, कैसा होता है,
पीठ पे आपको हाथ के तुरंत पता चल जाएगा। आप मान लीजिए किसी एटीएम में गए, पैसा निकल, जैसे जाएंगे आईसी चालू रहता है अधिकतर, तो आपको ठंडा ठंडा महसूस होगा, तो फील हुआ। जब मान लीजिए आपको किसी ने गर्मा गर्म चाय दिया, आपने पकड़ लिया, आपका हाथ जल जाता है, तो फील हुआ। ये सारी चीज़ें होती कि नहीं होती? तो ये तंत्रिका तंत्र की वजह से एक तरह से महसूस हो जाता है, ठीक है। तो तंत्रिका तंत्र की वजह से कहीं ना कहीं चीज़ें का महसूस होता है। तो न्यूरॉन किस प्रकार का ऊतक है? तो न्यूरॉन स्नायु ऊतक है, स्नायु ऊतक का प्रकार है। स्नायु ऊतक के अंतर्गत ही आप न्यूरॉन यानी तंत्रिका तंत्र को पढ़ते हो, ठीक है। स्नायु ऊतक है, तो न्यूरॉन यानी तंत्रिका तंत्र कौन सा ऊतक है? स्नायु ऊतक है, इस बात को याद रखिएगा। लिंगामेट किसे जोड़ता है? यानी लिंगामेट जो होता है एक तरह का तरल चिपचिपा पदार्थ होता है, किसको जोड़ता है? यह लिंगामेट हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। मतलब जैसे मान लीजिए आपका हाथ का ये, मान लो आपका हाथ का यह हथेली है, ठीक है, ऐसा समझ लो। अब आपका हाथ का यह हथेली है, तो उसमें उंगलियां हैं, 1 2 3 4 5 उंगलियां, उंगलियों को आप मोड़ सकते हो। तो देखो आपके हाथ में हड्डी है, लेकिन हड्डी क्या है, जगह जगह टूटी हुई है। यहाँ भी टूटी होगी, यहाँ भी टूटी होगी, फिर यहाँ पर भी टूटी होगी, फिर यहाँ, ऐसा मतलब जगह जगह टूटी हुई है, तभी तो आप अपने हाथ को मोड़ पा रहे हो। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि टूट गया, कि टूट के एकदम अलग हो गया, हमारा टूटा भी है, जुड़ा भी हुआ है। तो हड्डी देखा जाए जगह जगह टूटी हुई है, लेकिन उनके बीच में कुछ ऐसा पाया जाता है तरल चिपचिपा पदार्थ जो उनको जोड़ने का काम करता है। तो जो जोड़ने का काम करता है वो लिंगामेंट करता है, लिगमामेंट करता है। क्या करता है? लिंगामेंट करता है। यानी ये एक हड्डी हो गई, ये एक हड्डी हो गई, कहीं की भी हड्डी ले लो, इसके बीच में क्या लिंगामेंट पाया जाता है जो उसको जोड़ने का काम करता है। यानी हड्डी जोड़ने का काम करता है। ऐसा नहीं जोड़ेगा कि हम अपने हाथ को आपको मोड़ना चाहे तो मोड़ नहीं पाएंगे, ऐसा भी नहीं ढीला रहेगा कि कोई उखाड़े तो उखड़ जाए। तो लिगामेंट ही एक तरह से काम करता है, इस बात को, हड्डी को हड्डी से जोड़ने का। वसा यानी फैट, फैट क्या होता है? देखो हम इंसान है, जैसे मान लो कोई एक इंसान है, ठीक है, वो सुबह शाम दिन भर में 3 टाइम खाना खाता है, बहुत पौष्टिक उसको खाना खाता है। तो मान लो जो खाना खाता है उससे उसको डेली का 500 ग्राम मान लो ऊर्जा मिलती है। हालांकि ऊर्जा को ग्राम में नहीं मापते हैं, ऊर्जा को हम जूल में मापते हैं, लेकिन आप समझो 500 ग्राम उसको ऊर्जा मिलती है। लेकिन वो नालायक नहीं, ठल्ले की तरह पढ़ रहा था, या मान लो एक विद्यार्थी है, या मान लो कोई ऐसा लड़का है जो श्रम का काम नहीं करता है, ठीक, लेकिन काम करता है, लेकिन श्रम का काम नहीं करता है। अब जो श्रम का कार्य नहीं करेगा तो उसको ज्यादा ऊर्जा चाहिए क्या? नहीं, ज्यादा ऊर्जा नहीं चाहिए उसको। मान लो सिर्फ दिन भर का उसको सिर्फ 200 ग्राम, यानी जूल में नापते हैं, मैं ग्राम लिख ले रहा हूँ, तो उसको दिन भर में 200 ग्राम ही ऊर्जा चाहिए। तो खाना खा रहा है जिससे उसके शरीर को 500 ग्राम ऊर्जा मिले, मांस मछली अंडा दूध दही पनीर सब खा रहा है, ऊर्जा रोज का उसको 500 ग्राम मिल रहा है, लेकिन उसको आवश्यकता है सिर्फ 200 ग्राम ऊर्जा की। तो 300 ग्राम अतिरिक्त ऊर्जा ले रहा है, तो उस ऊर्जा को उसको क्या करना चाहिए? खपत करना चाहिए। तो खपत नहीं कर रहा है। तो शरीर का ऐसा नियम होता है, ऐसा क्रिया होता है कि आप कितना भी हल्का भोजन करो, कुछ भी करो, आपका शरीर में जो ऊर्जा होगी ना, शरीर क्या करता है, कुछ ऊर्जा को क्या करता है, फैट यानी चर्बी के रूप में, आसान भाषा में कहो तो चर्बी, अंग्रेजी में कहो फैट, और शुद्ध भाषा में कहो तो वसा। वसा क्या मतलब? चर्बी है, उसको चर्बी के रूप में स्टोर करता है कि आने वाले भविष्य में कभी उसको जरूरत पड़ गई तो जरूर उसका उपयोग। जैसे आपको एक दिन पानी ना दे तो आपके हो सकता है मौत हो जाए, लेकिन 2 दिन खाना ना दिया जाए तो आप मरोगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपके शरीर को क्या चाहिए? खाना नहीं चाहिए, ऊर्जा चाहिए। खाना तो ऊर्जा का एक माध्यम है ना। तो ऊर्जा क्या होता है? आपके शरीर में स्टोर रहता है, किस रूप में? फैट के रूप में, फैट के रूप में स्टोर आपका रहता है। तो जब हम जरूरत से ज्यादा ऊर्जा को लेते हैं और उस ऊर्जा का दोहन नहीं करते, मेहनत के रूप में, मजदूरी के रूप में, पसीने के रूप में, तो क्या आता है, धीरे धीरे हमारे शरीर में क्या फैट बढ़ने लगता है। इससे देखो मोटापा वोटापा थोड़ा बहुत आता है, तो उसका थोड़ा बहुत यही कारण है कि हम ऊर्जा को खपत नहीं करते। इसलिए बोलते हैं आप रोज सुबह सुबह दौड़ो, व्यायाम करो। तो व्यायाम करके अपने शरीर का ऊर्जा को नष्ट करोगे, और जितना ऊर्जा ले रहे हो उतना ऊर्जा आप नष्ट करोगे, तो आपका शरीर मेंटेनेंस रहेगा। ठीक है। तो प्रश्न क्या है? वसा यानी फैट जो होता है किस उत्तक में पाया जाता है? यानी जो वसा होता है, जो चर्बी होता है, फैट होता है, फैक्ट नहीं है, फैट किस उत्तक में पाई जाती है? तो वसा उत्तक में पाई जाती है। ठीक है, वसा उत्तक में पाया जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्क्लेरेकाइमा कोशिका की विशेषता क्या है? यानी स्क्लेरेकाइमा कोशिकाओं की क्या विशेषता है? स्क्लेरेकाइमा कोशिका मृत और कठोर होती है। यानी स्क्लेरेकाइमा जो कोशिका होती है, ये क्या होती है? ये कोशिका मृत और कठोर होती है। स्क्लेरेकाइमा जो होता है ये सिर्फ पेड़ पौधों में पाया। जैसे कोई पेड़ पौधे देखो तो उसका बाहर क्या होता है? छाल होता है, ये छाल होता है जिससे वो मोटा होता है, मोटा तो नहीं लेकिन मजबूत होता है। तो स्क्लेरेकाइमा की वजह से कहीं ना कहीं उसको मजबूती मिलती है, तो सिर्फ पेड़ पौधों में पाया जाता है। ठीक है, और मृत और कठोर होता है जो सिर्फ पेड़ पौधों में पाया जाता है, जो उनको दृढ़ता देता है।
तो ये रहे 10 ऐसे प्रश्न जो वेरी शॉर्ट थे। उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।